के दिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए क्या मायने रखता है, इसका बसपा की रणनीति पर क्या असर होगा और कांग्रेस के लिए सबक है या फिर झटका, यह समझने के लिए आपको जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए हर दल की रणनीति को समझना होगा। साथ ही पूरे प्रदेश में आज के दिन सामने आई इन तस्वीरों को भी देखना होगा। भाजपा के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं तो सपा के कार्यकर्ता और नेता इस विजय को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। जी हां, तो ये काउंटडाउन यूपी के महामुकाबले में भाजपा का विजय तिलक, जिले के किले पर जीत का परचम, अखिलेश के नहले पर सीएम योगी का पहला, ये विजय का वो जश्न है जिसमें डूबकर भाजपा के कार्यकर्ता 2022 के महामुकाबले के लिए नए जोश से भर उठे हैं। पंचायत चुनाव के नंबर गेम में भाजपा की उम्मीदें पूरी नहीं हुई थीं, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पार्टी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि विरोधी चारों खाने चित हो गए और विजय तिलक भाजपा के माथे पर लगा। समाजवादी पार्टी से भाजपा का मुकाबला आर पार का था। कई जगहों पर तो कांटे की टक्कर टकराव तक का सबब बन गई। ये 6 तस्वीरें बताने को काफी हैं कि जीत की रेस में किस तरह नेताओं के समर्थक आखिरी वक्त तक जोर आजमाइश करते रहे। कई जगहों पर बवाल हुआ, वार पलटवार का दौर चला, लेकिन आखिर में बात वहीं पर आकर खत्म हुई कि जो जीता वही सिकंदर। जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, चूँकि अध्यक्ष का चुनाव उनके समर्थन के आधार पर होता है और उन लोगों ने भी भाजपा के प्रत्याशियों को अपना समर्थन दे करके अब उन्होंने भी संदेश देने में हमें सहायता की है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज अब कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। राजनीति के रण में पग पग पर साम दाम दंड भेद का जबरदस्त खेल चलता है। हर दल संभल कर कदम उठाता है। विरोधियों के खिलाफ मोर्चाबंदी के तमाम जतन किए जाते हैं। यूपी में इस बार का जिला पंचायत चुनाव कई मायने में खास रहा। भाजपा ने अपनी जमीन मजबूत की है तो सपा का आरोप है कि सत्ता की ताकत के जोर पर भाजपा ने ये चुनाव जीता है। देखिए, हमारा एक जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी का अरुण रावत और उसका अपहरण लखनऊ के डीएम और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कर लिया है। कांग्रेस ने इक्का दुक्का सीटों पर जोर लगाया तो बसपा ने इस चुनाव से ही तौबा कर ली थी। यानी असली मुकाबला सपा और भाजपा के बीच था, जिसमें भाजपा 75 सीटों की जंग में सपा और उसके सहयोगियों के 6 नंबर के मुकाबले 67 नंबर से पास हुई। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, मैं आपको सबसे पहले अब उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के जो फाइनल नतीजे वो बता दूं, लेकिन उससे पहले इधर आप नजर डालिए। ये नजर डालना बेहद जरूरी है। देखिए, अखिलेश यादव बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं क्योंकि 2022 सामने है। वहीं अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये चुनाव बेहद अहम था। और आप ये देखिए, ये फाइनल टैली निकलकर सामने आ रही है। 67 सीटों पर भाजपा, 65 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती और
दो प्रत्याशी ऐसे हैं भदोही और कानपुर देहात के, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने समर्थन से जितवाया और बाद में वो लोग भारतीय जनता पार्टी के हो गए और औपचारिक तौर पर वो बीजेपी में और अब बीजेपी ने औपचारिक तौर पर इसका ऐलान भी किया। ऐसे में यह आंकड़ा पूरा बनता है 67 का। समाजवादी पार्टी प्लस यानी समाजवादी पार्टी और आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल बागपत की जो सीट लड़ी गई वो सपा और आरएलडी ने एक साथ लड़ी, गठबंधन में लड़ी। ऐसे में 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया है। रायबरेली सीट जिस पे कांग्रेस जोर लगा रही थी, और आपको बता दें रायबरेली सीट में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन कर रही थी, लेकिन कोई फर्क नहीं, टैली आपके सामने है। इसके अलावा 2 सीटों पर अन्यों ने जीत हासिल की है। ये अन्य कोई सामान्य नहीं है, ये भी असामान्य है। सोचिए असामान्य कैसे? वो ऐसे कि एक सीट पर जौनपुर से बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी जीती हैं और दूसरी सीट है प्रतापगढ़ की, जहां पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल से प्रत्याशी जीती है। तो यह है फाइनल टैली उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की, और ये टैली बहुत कुछ कहती है। अब आपको सबसे पहले हमने ये बताया पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। देखिए वेस्टर्न यूपी को आप समझिए, और इसको समझना बेहद जरूरी भी है आपके लिए। समझना इसलिए जरूरी है कि मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 26 जिले हैं, यहां पर 24 जिलों में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिली है, बड़ी जीत मिली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 24 जिलों में बीजेपी को जीत मिली है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी को खासी उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और 10 जिलों में पहले से निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत चुके थे, और जो बाकी में पोलिंग हुई तो उसका नतीजा आपके सामने है। 16 जिलों में मतदान, 14 पर भाजपा जीती। तो कुल मिलाकर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो गणित है ये बहुत कुछ कह रहा है। यानी सीधे तौर पर वेस्टर्न यूपी में बीजेपी ने मैनेजमेंट जबरदस्त की और ये सीट जीत गई। सिर्फ 2 सीटें सपा को मिली। ये एक बागपत सीट है जो आरएलडी और सपा ने मिलकर लड़ी, उस पर जीत हासिल की, और इसके अलावा एक और सीट जो कि इटावा की सीट है, एटा की सीट है, जहां पर सपा की ये तमाम प्रत्याशी, और अंशुल यादव मैं चाहूंगा, ये भी मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, अंशुल यादव भी जीते हैं समाजवादी पार्टी से, और इसमें एटा में सपा की रेखा यादव भी जीती है चुनाव। तो ये तस्वीर है। बागपत में सपा और राष्ट्रीय लोकदल संयुक्त प्रत्याशी की जीत यहां पर हुई है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का गणित ये है, ये फाइनल गणित है, ये फाइनल नतीजे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं वेस्टर्न यूपी के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। तो विजय तिलक इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जीत कर आए थे, लेकिन यहां फिर भी करारी हार हुई। जिन सीटों पर सपा हारी उन पर भी एक नजर डालना बेहद जरूरी है। बरेली में सपा का लग रहा था कि मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन यहां पर भी प्रशासन पर सीधे आरोप लगे कि शासन और प्रशासन की मिलीभगत से चुनाव हार गए। रामपुर में भी समाजवादी पार्टी का आरोप है, वहां पर भी हंगामा हुआ, और बिजनौर में भी सपा का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की मदद से चुनाव जीता। मैनपुरी में भी यही आरोप समाजवादी पार्टी लगा रही है कि खुलकर शासन और प्रशासन का इस्तेमाल हुआ। कासगंज पर भी यही आरोप है, कासगंज में भी समाजवादी पार्टी को काफी उम्मीद थी। तो ये एक करके हम आपको समीकरण बता रहे हैं। फिरोजाबाद में भी यही बात सामने आई। सपा ने साफ तौर पर कहा कि ये चुनाव बीजेपी ने नहीं, ये चुनाव स्थानीय प्रशासन ने लड़ा है। ये तमाम आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए हैं। जी हाँ, फिरोजाबाद की ये स्थिति रही, और इसके अलावा शामली में भी यही स्थिति रही। तो कुल मिलाकर पश्चिम का गणित हमने आपको दिखाया। 24 में से 22 बीजेपी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। जूही सिंह जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की नेता प्रवक्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे। जूही जी आपका स्वागत है। साथ ही साथ एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। बघेल साहब आपका भी स्वागत है। सबसे पहले बघेल साहब आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए थे, मैं जिला पंचायत सदस्यों की बात करता हूं, तो समाजवादी पार्टी कहीं आगे थी। यही एबीपी गंगा था जिसने बताया था कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने एक तरफा बढ़त बनाई है, और हमने बताया कि सबसे ज्यादा सीटें जीतने में सपा कामयाब हुई थी। लेकिन जब अब ये नतीजे आए तो बाजी बिल्कुल पलट गई। यानी अब समाजवादी पार्टी पीछे, भारतीय जनता पार्टी आगे, और सपा का सीधा आरोप है कि एसपी सिंह बघेल साहब की पार्टी ने स्थानीय प्रशासन की मदद से चुनाव लड़ा है।
बघेल साहब क्या कह रहे हैं इन आरोपों पर, और ये कौन सा जादू कर दिया? बघेल साहब ये भी बताइए। ना तो भारतीय जनता पार्टी का ये कल्चर नहीं है, ना ही यहाँ मुख्यमंत्री आवास से 5वें तल से या किसी डिप्टी सीएम ने या पंचायत राज मंत्री ने ना किसी सदस्य को फ़ोन किया, ना डीपीआरओ को फ़ोन किया, ना आरओ को कभी फ़ोन किया, ना ऐसा कर पाते हैं। ऐसा होता तो बहुत सारे सदस्य भी जीतते। सदस्य 900 के आसपास जीते हैं, लेकिन 67 जिला पंचायत अध्यक्ष इसलिए बने हैं कि जिला पंचायत सदस्यों को भी ये लगता है कि वो स्थानीय क्षेत्र के विकास के मुद्दे पर अपना चुनाव लड़ते हैं जी। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य में सरकार है, तो स्वाभाविक रूप से कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होते हैं तो वहाँ विकास कुछ ज़्यादा होता है। इसलिए सदस्यों ने अपने वार्ड में समुचित विकास के लिए सत्ता पक्ष के प्रत्याशी के साथ जाना पसंद किया। कोई एक भी घटना नहीं है कि किसी का पति को किसी ने उठा लिया तो पत्नी की तरफ से अपहरण लिखवाया गया हो, उसके प्रतिष्ठान पर सील किया गया हो, उसके खिलाफ अपहरण के बघेल साहब बागपत में तो ऐसा, बागपत का मैं जिक्र करना चाहूँगा, बघेल साहब अभी रोकूंगा। वैसे जूही सिंह जी सवाल करेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा है, क्योंकि ये खबर एबीपी गंगा पर मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ दिखाई थी। बागपत में जो सपा और आरएलडी की प्रत्याशी थी वो राजस्थान के भरतपुर में थी, और जब नामांकन वापसी का दिन था तो उनका नामांकन कोई और वापस ले गया। उसके बाद हमने खबर चलाई, डीएम से पूछा, एडीएम से पूछा, तब जाकर उनको हमने चैनल पर लाइव बिठाया, तब जाकर पता चला कि कोई और प्रत्याशी ले गया था उनका नामांकन वापस। तो ये तमाम इस तरह की घटनाएं हैं जो आपको जो बल देती है समाजवादी पार्टी के आरोपों को। रोहित जी देखिए, इटावा में मानना पड़ेगा समाजवादी पार्टी मजबूत है, उनका वहाँ निर्विरोध हुआ, क्या वो हो सकता था? एटा का जो अध्यक्ष चुना गया है ये पूरी साल पंचायत के चुनाव लड़ते हैं, विपक्ष का होने के नाते मैं उनकी तारीफ करूंगा। उनका 5 साल केवल जिला पंचायत पे ही होता है, इसके बाद वो जीते। आजमगढ़ में जब सब लोकसभा हारे थे तो आजमगढ़ भी जीती गई थी लोकसभा, इटावा लोकसभा, और ये आजमगढ़ में भी जीते हैं, बलिया में जीते हैं। निश्चित तौर से लोकदल बहुत मजबूत है वहाँ पर। क्या नाम, बागपत में आंधी आई थी तब भी वहाँ पर आप ये देखिएगा कि लोकसभा के चुनाव में सबसे कम मार्जिन से बागपत की सीट जीती गई है। तो वहाँ पर लोकदल अपेक्षित था। इटावा में समाजवादी पार्टी अपेक्षित थी, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह जी आखिर इन सबको छोड़ के आजमगढ़ चुनाव लड़ने क्यों गए? इसलिए गए कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी मजबूत है, बाकी तो वहाँ से उनका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का जो सबसे काला दिन था वो ये था कि जब अखिलेश यादव जी 2012 में मुख्यमंत्री बने तो वो कन्नौज से एमपी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, डिम्पल यादव जी ने वहाँ पर चुनाव लड़ना चाहा। ये 52 से लेके और आज 2019 के चुने, लेट मी कंप्लीट, तो उनको किसी ने पर्चा दाखिल नहीं किया। 22 लाख मतदाताओं में, और देखिए शर्त एक होती है रोहित जी कि भारत का नागरिक हो, पागल हो, दिवालिया ना हो, सजा याफ्ता ना हो और उसकी उम्र 25 साल हो। क्या पूरी कन्नौज लोकसभा में एक नॉमिनेशन नहीं हो पाया? ये गुंडागर्दी की वजह से नहीं हुआ था। जो डिम्पल यादव जी फिरोजाबाद में 2009 में हार के गई और वहां पर 12 में निर्विरोध हो जाती हैं, 14 में 9-10 हजार से केवल जीतती हैं और 19 आते आते इतनी अलोकप्रिय हो जाती हैं कि अपनी पेरेंटल सीट पर वो पाठक जी से चुनाव हार जाती हैं। लोहिया जी के सामने पर्चा भरा गया है, जवाहरलाल जी के सामने पर्चा दाखिल किया गया है, और इवन सरदार पटेल के सामने पर्चा दाखिल किया गया है, किसी भी अटल जी के सामने पर्चा दाखिल किया गया है, कम्युनिस्टों में ज्योतिर्मय बसु के सामने पर्चा दाखिल किया गया है, ममता बनर्जी के सामने लड़ा है, नरेंद्र मोदी जी के सामने लोग लड़े हैं। केवल डिम्पल यादव ऐसी थी 22 लाख मतदाता जो कि चुनाव लड़ सकते हैं, और पूरे देश का भी कोई भी लड़ सकता है। 130 करोड़ में जितने 25 साल से ऊपर के हैं वो सभी चुनाव लड़ सकते हैं। कोई मतदाता होना कन्नौज का जरूरी नहीं था, लेकिन किसी का भी पर्चा दाखिल लोकसभा में किया गया। इसमें तो एक सदस्य होना जरूरी है, एक प्रस्तावक जरूरी है, एक अनुमोदक जरूरी है, लेकिन पार्लियामेंट में तो केवल पर्चा दाखिल करना होता है। और कन्नौज में किसी की हिम्मत नहीं हो पाई और एक में की भी थी तो उसे वापस किया गया था। दूसरा फिरोजाबाद लोकसभा, दूसरी फिरोजाबाद लोकसभा रोकूंगा 400 वोट डंप किए गए थे। जी मैं रोकूंगा, आपके पास आऊंगा। देखिए बड़ी देर से जूही जी आपको सुन रहे हैं, और जो आपने तर्क दिए मैं उनको तर्क कहूंगा, क्योंकि आपने लोहिया का जिक्र किया, जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, ये तर्क थे, बिल्कुल ये फैक्ट है। लेकिन जूही जी इन तमाम तर्कों को सुनकर भी मुस्कुरा रहे थे। एक तो इनकी इस मुस्कुराहट की वजह मैं जानना चाहूंगा बघेल साहब, आपके तर्कों पर भी वो मुस्कुरा रहे थे और तंज नजर आ रहा था मुस्कुराहट में। जूही जी क्या कहना आपका, अब आप बोलिए।
क्योंकि रोहित जी सांसद जी का फिरोजाबाद का दर्द आज उभर आया। हम तो जिला पंचायत अध्यक्ष की लैटरल एंट्री की बात कर रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी ही काबिलियत से प्रशासन, धन बल, डराने धमकाने और बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण है सर जी। और यह कि आपके जिलाधिकारी हमारे कार्यकर्ता मोनू दुबे, अभिजीत यादव जिसके ऊपर NSA लगा दिया, हमारे सदस्यों का आपने अपहरण कर दिया, कहीं कहीं जिला पंचायत सदस्यों का आपने अपहरण करके आपके खुद के मंत्री अनिल राजभर प्रधानमंत्री के क्षेत्र में रात में 11:15 बजे पीठासीन अधिकारी दिया था। बहुत कुछ कहा जा सकता है और इलेक्शन कमीशन के पास ये कंप्लेंट है भी, पीठासीन अधिकारियों के पास भी है। बाकी हर चुनाव का अपना महत्व है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए सदस्यों ने वोट किया कि उनके क्षेत्र में ज्यादा विकास होगा। तो मुझे आशा है कि आज जैसे परिपक्व सांसद प्रधानमंत्री तक और योगी आदित्यनाथ तक ये बात पहुंचाएंगे कि सब क्षेत्रों का विकास हो। सरकार तो सबकी होती है, सदस्यों ने किसी को भी वोट दिया, आपने डरा धमका के लिया, आपने CM केयर से लिया, आपने रीढ़ ही प्रशासन का इस्तेमाल किया, ये आपका जरूर जानता है। 2022 की हम तैयारी कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आप 2024 की कर रहे होंगे, तो आपको भी शुभकामनाएं। बाकी इतिहास में कौन क्या कहाँ था, किस पार्टी में था, किसने क्यों कहा क्या किया, इसको लाने से ये जूही जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपके पास दोबारा भी लौटूंगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। हमारे साथ विनेश पांडे भी जुड़ गए लखनऊ से, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से अवध की बात कर ली जाए कि अवध में कुल 21 जिले हैं, यहाँ के नतीजे क्या कहते हैं, इस पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं, फिर विनेश का रुख भी करेंगे। अवध की स्थिति को देखिए और समझिए कि किस तरह के नतीजे यहाँ देखने को मिले। जी हाँ, अवध 21 जिले, 21 में से 20 पर भाजपा का कब्जा, यानी एक तरफा बढ़त भारतीय जनता पार्टी की अवध में देखने को मिली। बिल्कुल 5 जिलों में पहले से निर्विरोध जीत चुकी थी भारतीय जनता पार्टी। अवध के 21 जिलों की स्थिति हम बता रहे हैं। इटावा में सपा की निर्विरोध जीत हुई थी, 16 जगह मतदान, सभी 16 जगह भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है अवध में। तो ये अवध की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह की स्थिति अवध में बनी है और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बढ़त। अब बात सपा की, अवध में भी जिला पंचायत सदस्यों के नंबर सपा के पास ज्यादा थे, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर कब्जा जमाने में समाजवादी पार्टी क्यों पिछड़ी। देखिए, अंबेडकर नगर की बात कर लेते हैं। सपा के पास नंबर ज्यादा थे, लेकिन सपा को इस सीट से हाथ धोना पड़ा। फर्रुखाबाद में यही स्थिति थी, यह भी हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा कन्नौज, मैं माफी चाहूंगा, कन्नौज में भी यही स्थिति थी, लखनऊ में यही स्थिति थी, अमेठी, औरैया, सुल्तानपुर, अयोध्या में भी यही स्थिति थी, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी जीती। औरैया में यही स्थिति थी, कानपुर नगर में यही स्थिति थी। कानपुर देहात में निर्दलीय को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया और उसको अपने पाले में शामिल कर लिया। तो ये अवध की स्थिति रही। जल्दी से पूर्वांचल पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि पूर्वांचल की क्या तस्वीर निकलकर सामने आई है। 21 में से 16 जिलों में भाजपा की जीत हुई है पूर्वांचल के। जी हाँ, 21 में से 16, 3 जिलों में पहले ही निर्विरोध जीत चुकी थी भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद जो चुनाव हुआ, 18 में मतदान, 13 में भाजपा की जीत हुई है पूर्वांचल में। 3 सीट पर समाजवादी पार्टी जीती है। जौनपुर में धनंजय सिंह की पत्नी निर्दलीय जीती है। प्रतापगढ़ में राजा भैया की पार्टी जीती है, उनकी पार्टी की महिला प्रत्याशी प्रतापगढ़ में जीती है। तो ये पूर्वांचल का गणित निकलकर सामने आ रहा है, जो हमने आपको बताया कि क्या स्थिति है। जल्दी से बुंदेलखंड पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बुंदेलखंड की बात करें तो सभी 7 जिलों में भाजपा की जीत, यानी बुंदेलखंड में 4 जिलों में निर्विरोध जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। और उसके बाद जो स्थिति बनी, जी हाँ, उसके बाद जो स्थिति बनी वो आपके सामने की, किस तरह से हमीरपुर, महोबा, जालौन में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। सभी 7 जिलों में भाजपा की यहां पर जीत हुई है। एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की। 4 जिलों में निर्विरोध जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की बुंदेलखंड में। तो ये बिल्कुल ये स्थिति बन रही है। हमने आपको बताया कि क्या स्थिति है, वो आपके सामने है। एक बार जल्दी से विनेश का रुख करते हैं। विनेश, क्या कहना है आपका, जिस तरह से अगर ओवरऑल आप भी देखते हैं इस पर्सपेक्टिव को, हमने चारों क्षेत्रों की स्थिति बताई, जो नतीजे हैं 67 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास। जी देखिए रोहित जी, जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई थी और समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। इस पूरे परिप्रेक्ष्य पर ओवरऑल 3 संवाद, 3 डायलॉग मुझे याद आते हैं। पंचायत हार कर अध्यक्ष बने योगी, दूसरा हार कर जीतने वाले को योगी कहते हैं,
और जीत कर हारने वाले को अखिलेश कहते हैं। ये 3 संवाद है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य की व्याख्या इन तीनों संवादों से हो सकती है। लेकिन जहां तक आपने बात की रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट्स तो समाजवादी पार्टी में भी 63 आए थे, बसपा में भी 65 आए थे और 67 सीट जीती है भारतीय जनता पार्टी। तो यह साफ जाहिर है कि यह सत्ता, रसूख और शासन का चुनाव होता है। एसपी सिंह बघेल कुछ भी कह ले, जूही सिंह कुछ भी कह ले, सुधींद्र भदौरिया कुछ भी कह ले, सतीश मिश्रा मायावती कुछ भी कह ले, जब तक ये चुनावी परंपरा जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों की सुधारी नहीं जाएगी, तो सरकार 2022 में जिसकी भी बनेगी, जब अगला जिला पंचायत अध्यक्ष होगा तो जिसकी भी सरकार होगी, रिजल्ट्स यही होंगे। क्योंकि इतिहास यही बता रहा है कि जनबल, धनबल, बाहुबल और जो सत्ता बल है, उसके जरिए इस जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा किया जाता है। मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, कब्जा किया जाता है, यानी जबरी की जाती है। और जबरी के लिए जो भी तंत्र यंत्र की जरूरत होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे कोई अछूता नहीं है, न समाजवादी, न बसपा, न कांग्रेस, न कोई पार्टी जिसके पास ताकत है। कहा जाता है जिसके पास लाठी है उसी की भैंस है, उसी के पास जिला पंचायत अध्यक्ष है, उसी के पास ब्लॉक प्रमुख है। तो सबको विचार करना होगा, जूही सिंह को भी विचार करना होगा, अखिलेश यादव, एसपी सिंह बघेल, योगी आदित्यनाथ, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सतीश मिश्रा, मायावती, सबको विचार करना होगा कि सरकार जिसकी होगी वही जीतेगा। तो ऐसे में जो ये कोड है, यानी जो विद्वत्ता है, विरेश, आपने दो बड़ी अहम बातें कही, उसे सुधारने की जरूरत होगी, ये चुनाव रोने से रुदन की जरूरत नहीं। मैं आपको रोकूंगा, जब से चुनाव प्रक्रिया जारी, आप दो बातों पर हमेशा जोर देते हैं। चुनाव सुधार की बात आपने कही और आपने कहा ये जीत नहीं, जबरिया जीत जो कि सपा ने अपने वक्त में की, बसपा ने अपने वक्त में की और बीजेपी ने अपने वक्त में। जबरिया जीत शब्द का इस्तेमाल मैं इसके लिए कर रहा हूं। जूही सिंह जी और साथ ही साथ एसपी सिंह बघेल साहब इस शब्द से कितने सहमत हैं ये मैं इनसे जानूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़ों पर डालने, उसके बाद यही सवाल दोनों से होगा। देखिए, दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनावी इतिहास पर अगर नजर डालें तो सालों से बड़ा दिलचस्प रहा है। देखिए, मुलायम सरकार की अगर हम बात करें, 2006 की मैं बात कर रहा हूं, 70 जिले थे, 46 पर समाजवादी पार्टी जीती थी, यानी शासन सपा का, सीटें भी सपा को सबसे ज्यादा। 13 जिलों में निर्विरोध जीते थे उस वक्त, 2006 की मैं बात कर रहा हूं। आगे देखिए उसके आगे की स्थिति क्या हुई। इसके बाद 70 जिलों में से 46 पर सपा जीती है, हमने आपको बताया कि जिसकी सरकार उसी की जीत। 2011 की बात कर लीजिए, मायावती 72 जिलों में 55 में बसपा जीती थी, यह 2011 की स्थिति थी। 23 जिलों में निर्विरोध जीत हुई थी बसपा की, यह वही बसपा है जो ये चुनाव ही नहीं लड़ रही है। सोचिए, तो 55 सीट जीती थी 2011 में। तो इसके बाद बारी आती है 2016 की, 74 जिलों में 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती। यह स्थिति समाजवादी पार्टी की थी, 63 सीटें। आज जो सपा 6 पर खड़ी है वो भी एक आरएलडी के साथ। 37 जिलों में निर्विरोध जीत हुई थी। तो ये वो स्थिति थी जिससे ये सवाल उठता है कि जीत कैसी जीत होती है, चुनाव सुधार की क्या जरूरत है। यही वो तमाम बातें जो बार बार रह रहकर उठ रही हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जूही सिंह जी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ एसपी सिंह बघेल साहब। देखिए जूही जी, मैं पहले आपके पास आता हूं इस सवाल के लिए। जो विरेश ने दो बातें कही चुनाव सुधार की, ये चुनाव भी डायरेक्ट होने चाहिए, डायरेक्ट चुना जाए जिला पंचायत अध्यक्ष भी, और जबरिया जीत इतिहास बताता है जिसकी सरकार उसके जिला पंचायत अध्यक्ष। क्या कहना बताइए। वीरेश जी को बहुत अनुभव है, रोहित जी वो कह सही रहे हैं कि ये चुनाव डायरेक्ट होने चाहिए, लेकिन जो भी जनादेश का अपहरण करता है, जैसे आज वही आप कह सकते हैं कि 2016 में हमारी ज्यादा सीटें आई, तो फिर विधानसभा चुनाव में जनता उनको जमकर जवाब भी देती है, क्योंकि जनता सीधे जिला पंचायत सदस्यों को चुनती है और फिर उन जिला पंचायत सदस्यों का किसी एक दल के समर्थकों के साथ लड़ना और दूसरी तरफ चले जाना, वो कहीं न कहीं विश्वास खोता दिखता है। भारतीय जनता पार्टी की लेकिन ये प्रतिबद्धता थी, इन्होंने कहा था कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव ये डायरेक्ट करवाना चाहेंगे। तो अचानक कोरोना काल के बाद ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि डायरेक्ट ये चुनाव नहीं हुए, या क्या परसेप्शन, क्या नैरेटिव सेट करना चाहते थे, वो एसपी सिंह बघेल साहब बेहतर जानते होंगे। हमारे लिए ये एक इनडायरेक्ट चुनाव है, एक लैटरल एंट्री का अध्यक्ष है,
हम 2022 की तैयारी कर रहे हैं और हमें आशा है कि चुनाव से हमने सीखा भी है कि किस तरह की ताकतें, चाहे वो धन हो, चाहे बल हो, चाहे जनता ना हो, उसका सामना हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल जूही जी, और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विजय तिलक जी। और इस वक्त बड़ी खबर भी हम आपको बता देते हैं। हमने आपको बताया था कि किस तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजों पर पीएम मोदी का ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है, जीत का श्रेय सीएम योगी की नीतियों को जाता है। पीएम मोदी, यूपी सरकार और भाजपा संगठन को हार्दिक बधाई दी है प्रधानमंत्री ने, और विकास, जनसेवा और कानून के राज की जीत करार दिया है। जनता जनार्दन का दिया हुआ आशीर्वाद है, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की जीत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस जीत पर प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है और साफ तौर पर कहा है कि जनता का दिया आशीर्वाद है, कानून और जिस तरह का काम प्रदेश सरकार कर रही है ये उसकी जीत है। यानी एक तरह से पीठ थपथपाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और बिल्कुल हमारे साथ दो मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ वीरेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। जल्दी से एसपी सिंह बघेल साहब के पास आता हूं। बघेल साहब, ब्रेक से पहले जिस सवाल को मैंने जूही जी से लिया था वही सवाल आपसे कि जबरिया जीत जो करार दी जा रही है और क्यों नहीं डायरेक्ट चुनाव हो, क्या कहना आपका? इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी की रीति, नीति, सिद्धांत और कार्यक्रम, मोदी जी और योगी जी के विकास कार्य, गरीबों योजनाएं और खासतौर से कानून और व्यवस्था दुरुस्त दुरुस्त होने पे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसी से मैं अपने को संबद्ध करता हूँ, ये भी कारण है। लेकिन आंकड़े जो हैं, जैसे वीरेश जी ने बहुत अच्छे आंकड़े बताए, वो सब मुझे याद है क्योंकि मैं 22 साल से एमपी हूँ। 7 से 12 जिसकी सरकार थी उसके अध्यक्ष ज़्यादा बने, 12 से 17 में सपा की सरकार थी उनके ज़्यादा बने, और 17 से 22 तक हमारी सरकार ही हमारे ज़्यादा बने। आंकड़े बोलते हुए हैं, चिल्लाते हुए हैं, इतिहास में दर्ज हैं, उनको नकार हम लोग नहीं सकते हैं, ये आंकड़े सही हैं। लेकिन देखिए, इटावा मजबूत जिला है, रिजल्ट आया, बागपत लोकदल का है, मजबूत आया। लोकसभा की आंधी में भी 2-3 हजार से ही वहाँ हार जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई थी दोनों बार। आजमगढ़ उनका मजबूत है, वहाँ रिजल्ट आया। जौनपुर में मानना पड़ेगा कि एमपी भी रहे हैं धनंजय सिंह और उनका प्रभाव है। राजा भैया कई बार पिछले 5 विधानसभाओं में बता चुके हैं कि वो मजबूत हैं, कई बार अपने ड्राइवर को विधायक बना चुके हैं, वहाँ रिजल्ट आए हैं। और आप एक उत्तर प्रदेश से बनाया है कि आगरा लोकसभा में एतमादपुर विधानसभा जो गांव की है, 7 वार्डों में से 6 भारतीय जनता पार्टी जीती है, क्योंकि 24 घंटे हम भी वहां पर रात दिन रहते हैं, विकास का। तो कहने का मतलब ये है, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये मेरे निजी विचार हैं कि जब पंचायत के चुनाव में 4 मतपत्र एक मतदाता को दिए जाते हैं, सदस्य ग्राम सभा, बीडीसी, प्रधान और जिला पंचायत सदस्य, एक 5वां मतपत्र भी जिला पंचायत अध्यक्ष का दिया जाना चाहिए। ये मेरी निजी राय है कि ये डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए। दूसरा भी, आपने एक आंकड़े रोहित जी बताने, वीरेश जी बताने में कहीं चूक गए हैं, वैसे बहुत अच्छे आंकड़े थे कि अगर ये 5 साल के लिए चुनाव होता है, बीच में सत्ता परिवर्तन हो जाता है तो 90% अविश्वास आते हैं और वह अविश्वास में जो प्रत्याशी आता है वो जीतता है। इसका भी जिक्र यहाँ पर करना चाहिए। इसका मतलब पता नहीं क्या क्या प्रयोग होता है, लेकिन इनका कार्यकाल 5 साल का विधानसभा के साथ नहीं होता है, लोकसभा के साथ नहीं होता है। जैसे 22 में चुनाव है जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, लेकिन जबकि अगर परिवर्तन होता है तो फिर जो 70 जिलों में जो सत्ता पक्ष होता है वहाँ अविश्वास आते हैं और अविश्वास पास भी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होना चाहिए। जब 4 मतपत्र उसको एक बार में एक ही समय एक ही मतदान केंद्र पे दिए जाते हैं तो एक 5वें रंग का उसको मतपत्र और दे दिया जाए। लेकिन एक शर्त और होनी चाहिए कि जैसे एमपी के खिलाफ अविश्वास नहीं आता है, जिस प्रकार से विधायक के खिलाफ अविश्वास नहीं आता है, नगर पालिका के चेयरमैन और मेयर पे नहीं आता है, इसी प्रकार से जिला पंचायत अध्यक्ष आप डायरेक्ट कर दोगे, लेकिन सदस्यों की अगर पावर होगी कि वो अविश्वास ला सकते हैं तो फिर सत्ता परिवर्तन के साथ अविश्वास आएंगे। और आजकल 5 साल में वो तो अच्छा एक नियम बन गया है कि 1 साल के अंदर नहीं ला सकते हैं, और क्या वरना हर 5 साल में 5 बार अविश्वास आता और उसमें जो भी सदस्यों को दुरुपयोग होता है, दुनिया इस बात को जानती है। मेरे निजी विचार हैं कि ये जनता के द्वारा चुनाव होना चाहिए, लेकिन अविश्वास में फिर मेंबरों को ताकत दे दोगे तो इसी प्रकार से मेंबर लोग उस पर अपने वोट डालने का मुआवजा लेंगे।
बिल्कुल बघेल साहब, तो आपने भी अपनी बात कही, जूही जी ने भी अपनी बात कही, और अब एक संक्षेप में एक आखिरी सवाल जूही जी और बघेल साहब आपसे, मैं वीरेश आपके पास भी लौटूंगा। जूही जी, बड़े संक्षेप में, क्या 2022 में इन चुनावों की रिफ्लेक्शन आप देखेंगी? क्या कहना है इस पर आपका? रोहित जी, इन चुनावों की रिफ्लेक्शन 2022 में मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन 2022 में हमें और तैयारी करनी है, ये मैं जरूर देखती हूँ। बहुत सारे, ये मैं मानती हूँ, जैसे सांसद जी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव आते हैं, इन चुनावों का कोई बहुत मतलब मास इलेक्शन से नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ हमें लगता है कि हमारा संगठन और मजबूत हो जाए, तो केवल हम इन जिलों में मजबूत नहीं है, हम अन्य भी जिलों में मजबूत है, और वहाँ अगर हम अपनी जीत अपने विश्वास से दर्ज नहीं करा पाए और इनका धन और बल उस पर हावी पड़ गया, तो उस कमजोरी को हम सुधारेंगे। चुनाव हमारे सामने है और 2022 एक महत्वपूर्ण चुनाव है सभी के लिए। ये वोट सुशासन और विकास के लिए तो बिल्कुल नहीं है, हाँ, लेकिन डायरेक्ट चुनाव, जैसा सांसद जी ने कहा, होना चाहिए। और अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसा है जो एक बिल्कुल बन गया है जी, उस पर गौर करना। बिल्कुल जूही जी, आप बने रहिए। एसपी सिंह बघेल साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ वीरेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, बिल्कुल इस चुनाव को लेकर कई तरह की बातें भी सामने आई, लेकिन कुछ खास सीटें हैं जिनका जिक्र करना भी बेहद जरूरी है। क्यों इन सीटों का जिक्र करना जरूरी है, ये आपको जल्दी से दिखा देते हैं, क्योंकि आंकड़े दिलचस्प हैं और आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है, और राजनीति आंकड़ों का खेल है। देखिए, हम बात करें बिजनौर में भाजपा ने जीत हासिल की है, और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 30 वोट यहां पर पड़े, और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो कि चरणजीत थी, उनको 25 वोट पड़े, यानी 5 वोट से यहां जीत हार का फैसला हुआ है बिजनौर में। और वेस्टर्न यूपी की दूसरी एक ऐसी सीट जहां पर जिस तरह की स्थिति रही, आप देखिए, रेखा यादव समाजवादी पार्टी की 24 वोट उनको हासिल हुए, वो जीती, और विनीता यादव भारतीय जनता पार्टी की, उनको महज 4 वोट उनको मिले, यानी एक तरफा सपा जीती। वहीं हापुड़ की बात करें तो रेखा नागर भारतीय जनता पार्टी की 13 वोट उनको मिले, वो जीती। रुचि यादव सपा से, इनको 6 वोट मिले, या चुनाव हारी। यह स्थिति अगर शामली की बात करें तो शामली में भाजपा की जीत हुई, मधु गुर्जर भाजपा 10 वोट मिले, जीती चुनाव, और अंजलि सिंह समाजवादी पार्टी 9 वोट और चुनाव ये हार गए। इसके अलावा मैनपुरी की बात करें, भाजपा की विजय यहां पर हुई, संजय भदौरिया 18 वोट मिले, जीते, और साथ ही साथ अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो मनोज यादव समाजवादी पार्टी से 11 वोट मिले, लेकिन चुनाव हार गए। ये स्थिति हम लगातार बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर की बात कर लेते हैं, वीरपाल निर्वाल भाजपा 34 वोट से मिले इनको, और ये चुनाव जीत गए। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो सत्येंद्र बलियान संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी थे, 4 वोट मिले महज, और चुनाव हार गए। बागपत की बात करें, बड़ा दिलचस्प मुकाबला था, ममता किशोर समाजवादी पार्टी और रालोद की संयुक्त प्रत्याशी 12 वोट मिले, चुनाव जीत गई। बबली देवी भाजपा की 7 वोट मिले, और ये चुनाव हार गई। ये स्थिति है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड की हम बात कर ले तो रामपुर खयाली राम लोधी भाजपा 19 वोट मिले, ये चुनाव जीत गए। नसीर जहां सपा 13 वोट मिले, चुनाव हार गई। तो ये स्थिति है पश्चिम उत्तर प्रदेश के। मथुरा की बात करें, किशन चौधरी भारतीय जनता पार्टी 22 वोट मिले, चुनाव जीत गए। और समाजवादी पार्टी की बात करें, राजेंद्र सिकरवार राष्ट्रीय लोकदल और सपा के प्रत्याशी 11 वोट मिले, लेकिन चुनाव हार गए। तो ये वो स्थिति है जो हमने आपको दिखाई कि किस तरह से लगातार स्थितियां बनी। और पीएम मोदी के बाद अब अमित शाह का भी ट्वीट आया है। अमित शाह ने सीएम योगी स्वतंत्र देव सिंह को टैग किया है, कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी है। अमित शाह ने लिखा है, किसान गरीब वंचित वर्ग की आकांक्षाओं पूरी हो रही है, ये बात उन्होंने कही। अब प्रगति के नए मापदंड स्थापित करती रहेगी सरकार, ये बात अमित शाह ने कही है। तो मोदी और अमित शाह दोनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, सरकार की तारीफ की, कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। ये तमाम बातें ट्वीट के जरिए उन्होंने कही है। आइए जल्दी से कुछ और सीटों की बात कर ली जाए। अवध की कुछ और सीटों की बात करें हम, कि जहां पर दिलचस्प मुकाबला रहा और किस तरह से कई जगह पर क्लोज फाइट रही और कई जगह पर एक तरफा लड़ाई देखने को मिली। अयोध्या की बात करें, रोली सिंह भारतीय जनता पार्टी की 30 वोट मिले, चुनाव जीत गई। हालांकि अगर वैसे मतदान की बात करें सदस्यों की तो कम सदस्य बीजेपी के पास थे। इंदु सेन यादव सपा 10 वोट मिले, चुनाव हार गई। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ की बात करें, आरती रावत भारतीय जनता पार्टी 14 वोट मिले, चुनाव जीत गई। विजय लक्ष्मी समाजवादी पार्टी 11 वोट मिले, चुनाव हार गई। इसके अलावा अमेठी की बात करें, अमेठी में भाजपा का परचम राजेश अग्रहरी
जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे 31 वोट मिले, चुनाव जीत गए। शीलम सिंह समाजवादी पार्टी महज 4 वोट हासिल कर पाई। आगे बढ़ जाते हैं और रायबरेली की बात करते हैं, जहां हाथ का सफाया हो गया। रंजना चौधरी भाजपा की प्रत्याशी थी, 30 वोट मिले, चुनाव जीत गई। आरती सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी थी, 22 वोट मिले, चुनाव हार गई। कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, सपा यहां समर्थन कर रही थी। इसके अलावा कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर से स्वप्निल वरुण, कमला रानी वरुण की बेटी है, भाजपा की प्रत्याशी थी, 25 वोट इनको मिले, चुनाव जीत गए। राजू दिवाकर समाजवादी पार्टी से 5 वोट मिले और चुनाव हार गए। ये स्थिति अगर हम उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में भी मुकाबला दिलचस्प था, लेकिन यहां पर शकुन सिंह भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को 28 वोट मिले, चुनाव जीत गए। अरुण सिंह निर्दलीय थे, बीजेपी से भागी हुए थे, 19 वोट मिले, लेकिन चुनाव हार गए। साक्षी महाराज का आशीर्वाद भी इनको था, लेकिन आशीर्वाद काम नहीं आया। महोबा की बात कर ली जाए, अगर हम बुंदेलखंड की तरफ बढ़ने की अगर बात करें तो बुंदेलखंड में भी आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। जेपी अनुरागी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, 10 वोट इनको मिले, चुनाव जीत गए। मृत्युंजय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, 4 वोट मिले, चुनाव हार गए। वहीं आगे अगर बढ़े और पूर्वांचल की बात भी अगर हम कर लें तो बलिया में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। बड़ा कांटे का मुकाबला था, बड़ी कशमकश थी। आनंद चौधरी समाजवादी पार्टी से 33 वोट लेकर जीते, अंबिका चौधरी के बेटे हैं। बसपा से सपा में अभी आए हैं। सुप्रिया यादव भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, महज 24 वोट इनको मिले, चुनाव हार गए। बलिया में चुनाव बड़ा दिलचस्प था, ये हमने आपको बताया। प्रयागराज की बात भी कर ली जाए, प्रयागराज में भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प था। प्रयागराज में भाजपा की जीत हुई है। वीके सिंह भारतीय जनता पार्टी के 51 वोट मिले, चुनाव जीत गए। और समाजवादी पार्टी की मालती यादव 34 वोट मिले, लेकिन चुनाव वो हार गई। ये स्थिति प्रयागराज की रही। आजमगढ़ की बात करें, बड़ा मजबूत इलाका समाजवादी पार्टी का। विजय यादव समाजवादी पार्टी से आप देखिए 79 वोट पड़े और चुनाव जीत गए। संजय निषाद भाजपा के सिर्फ 5 वोट इनको पड़े, यानी आजमगढ़ में सपा का दबदबा कायम है। तो ये हमने वो स्थिति आपको आजमगढ़ की दिखाई। आगे बढ़ा जाए, जौनपुर की बात करें तो धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी थी, 43 वोट से ये चुनाव जीती है। यहाँ पर निशी सिंह सपा से की प्रत्याशी, 12 वोट इनको मिले हैं, यानी यहाँ पर भी एक तरफा जीत धनंजय की पत्नी ने हासिल की है। ये जौनपुर की स्थिति है। तो ये वो सीटें थी जहां का गणित हमने आपको बताया। एक बार जल्दी से हम वीरेश पांडे का रुख करते हैं। तो वीरेश, कुल मिलाकर देखिए, इन मेन स्ट्रीम की पार्टियों के अलावा राजा भैया और धनंजय सिंह, ये लोग कामयाब हुए अपनी अपनी सीट बचाने। देखिए, अगर राजा भैया और धनंजय सिंह की बात कर रहे हैं तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो यूपी की सियासत में, पूर्वांचल की सियासत में राजा भैया को जो जानता है, जौनपुर के सांसद रहे धनंजय सिंह को जानता है, वो ये जानता है कि बहुत ही महीन तरीके से, बहुत ही टेक्निकल तरीके से सीट अपना दल को दिलवाई गई और किस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी और अपना दल ने इन दोनों बाहुबलियों का समर्थन किया, क्योंकि ये जानते थे कि प्रतापगढ़ में कुंडा वाले राजा भैया और धनंजय सिंह जो बाहुबली हैं और माफिया हैं, वो किस रूप में वर्चस्व रखते हैं। उपचुनाव में महज 1000 वोट से हारे थे धनंजय सिंह, तो क्या वर्चस्व है, किस रूप में अपना दल को 2 सीटें दी गई, टेक्निकल तरीके से, तकनीकी रूप से, महीनी से, कह सकते हैं बड़े स्मार्ट तरीके से, और उसका परिणाम जो माना गया था, जो सोचा गया था, जिसके लिए दिया गया था, वो ही परिणाम आया है। चाहे वो प्रतापगढ़ हो, चाहे वो जौनपुर है, सियासत जानने वाले वो ये जानते हैं बिल्कुल सही कहा का रिजल्ट क्या होने वाला। बिल्कुल, जौनपुर और प्रतापगढ़ का नतीजा वही था जो संभावित था। वीरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जूही जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और एसपी सिंह बघेल साहब, आपका भी शुक्रिया। बात कर रहे हैं विजय तिलक की। यहाँ पर प्रियंका गांधी है, यहाँ पर मायावती दिख रही है, इसके साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर चुनाव हो रहा है। ये हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाई, लेकिन आज का दिन उत्तराखंड की सियासत के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण था। ऐसे में उत्तराखंड की बात करना भी बेहद जरूरी है। और बिल्कुल, उत्तराखंड की अगर हम बात करें, बात उत्तराखंड की, जहां भारतीय जनता पार्टी में विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को नेता चुना गया। मुख्यमंत्री पद की रेस में पुष्कर सिंह धामी सबसे आगे निकल गए, उनके माथे पर विजय तिलक लगा। बीपी गंगा ने इस फैसले के ऐलान से 1 घंटे भर पहले पुख्ता तौर पर यह बताया था कि पुष्कर सिंह धामी ही होंगे अगले मुख्यमंत्री। धामी अब तीरथ सिंह रावत की जगह लेंगे। पुष्कर धामी की ताजपोशी के वक्त को देखें तो इसे
कांटों का ताज ही कहा जाएगा। 2022 में राज्य में चुनाव होने कुछ महीने का वक्त बचा है। 10 मार्च को ही जिम्मेदारी तीरथ सिंह रावत को मिली थी, लेकिन 115 दिन में ही उनका इस्तीफा उनको देना पड़ा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चुनौती काफी बड़ी है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी में कुछ तो बात रही होगी जिसकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की पसंद बने। ऐसी हर खास बात को मैं आपको बताने वाला हूं। पुष्कर धामी खटीमा से आते हैं। नेपाल सीमा से सटी हुई ये सीट है। पूरे खटीमा में इस फैसले पर खुशी की लहर है। बिल्कुल, हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, तो आज का दिन उत्तराखंड में एक बार फिर से एक इतिहास लिख दिया गया। एक इतिहास कल रात को लिखा गया और एक इतिहास आज लिखा गया। और लगातार पिछली बार जब त्रिवेंद्र से तीरथ सिंह रावत बने मुख्यमंत्री, तब सबसे पहले बीपी गंगा ने आपने एक खबर बताई। आज जब धामी को ये जिम्मेदारी मिली, तब भी बीपी गंगा पर एक खबर सबसे पहले अजीत सिंह राठी आपने दी। तो एक बड़ा दिन उत्तराखंड के लिए, बीपी गंगा के लिए भी हमारी खबर पर मुहर लगी। और जिस विश्वसनीयता को लेकर हम अपनी पहचान रखते हैं, उस विश्वसनीयता पर मुहर भी लगी है। लेकिन सवाल अब अजीत बड़ा ये है कि कितनी बड़ी चुनौती धामी के सामने, और क्या धामी में दम है? क्या कहना है आपका? रोहित, देखिए, अभी 3-4 दिन पहले से जब ये घटनाक्रम शुरू हुआ तो ये बातें चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जब भी परिवर्तन करती है तो 3 बार करती है। तो ये एक जुमला पिछले सप्ताह भर से बहुत सोशल मीडिया में चलने लगा था। यूपी में कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, दिल्ली में मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज, साहब सिंह वर्मा, गुजरात, और एमपी में शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती और बाबूलाल गौड़, और फिर यहाँ खंडूड़ी, निशंक खंडूड़ी, और फिर अब यहाँ ये वो एक उनका जुमला जो था सोशल मीडिया में चल रहा था, वो एकदम मुकम्मल तौर पर साबित हुआ कि वाकई ये सब चीज़ें जो चल रही हैं पहले से, ये बिल्कुल बहुत ही सटीक है और लोग जो कहते हैं वो सही कहते हैं। दूसरा, पुष्कर सिंह धामी चूंकि दूसरी बार के विधायक हैं और ये सबसे कम उम्र के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे जब ये शपथ ले लेंगे, और अभी तक ये किसी मंत्री पद पर नहीं रहे हैं, ऐसे कोई संवैधानिक पद पर नहीं रहे हैं, ये सीधे विधायक से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन इनका संगठन का अपना तजुर्बा है, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष और भाजयुमो के एक सफल प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर वो रहे हैं। तो इसके अलावा चूंकि कम उम्र है, यूथ को एक मैसेज देने के लिए शायद पार्टी ने और संघ ने ये मिलकर एक सहमति बनाई थी कि यूथ को इस समय फोकस करना बहुत जरूरी है। और उसी चक्कर में चूंकि संघ का भी एकदम यही कहना था और पार्टी की लीडरशिप भी यही कह रही थी, तो उसमें ये एक निकल कर सामने आया कि 47 साल के जो पुष्कर सिंह धामी है उनको बना दिया जाए। वो खांटी संघी हैं, खांटी भाजपाई है, और भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है इस समय, उनकी राजनीतिक पाठशाला से निकले हुए उनके राजनीतिक शिष्य हैं, और उनकी छत्र छाया में उन्होंने यहाँ तक राजनीति का ये जो कहकसा है ये पढ़ा है। तो अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, और मुख्यमंत्री जब कल वो शपथ ले लेंगे, जब वो बन जाएंगे, तो उसके बाद उनके सामने जो चुनौती, जिसका अभी आपने कांटों के ताज वाला जो जिक्र किया है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हम उसको दूसरी तरह से भी देख रहे हैं कि 3 परिवर्तन होने के बावजूद अगर पार्टी 2022 के चुनाव में खेत रही तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाली है। कार्यकर्ताओं में आज उत्साह था, और जैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जिस तरह का जश्न का माहौल था, खासतौर पर यूथ एक बहुत बड़े पैमाने पर आकर्षित हो रहा था। लेकिन रोहित, एक दूसरा भी इसका एक पहलू सामने आ रहा है। जैसे आज विधानमंडल दल की जो बैठक हो रही थी, सबसे पहले सतपाल महाराज वहाँ से निकल कर गए। उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, वो थोड़ा गुस्से में भी दिखे। उसके बाद यशपाल आर्या आए, वो भी थोड़ा नाराज दिखे, वो भी चले गए। लेकिन चूंकि लगता है उन्हें अपनी राजनीतिक वरिष्ठता के हिसाब से उन्हें लगता होगा कि हम पहले भी मंत्री रह चुके हैं, यूपी के ज़माने में हम विधायक और मंत्री रह चुके हैं, सतपाल महाराज केंद्र में मंत्री रह चुके हैं 90 के दशक में। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ जो कांग्रेस से जो लोग यहाँ आए थे लोग, उस खेमे में ये एक बेचैनी जरूर देखी जा रही है कि हम एक युवा की लीडरशिप में मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, तो मतलब वो अपना स्वयं मूल्यांकन कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इस तरह की एक यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल निकलकर सामने आ रही है। और दूसरी बात यह है कि पुष्कर सिंह धामी चूंकि थोड़ा वाकपटु भी हैं और वो संघ की पृष्ठभूमि से हैं, संघ की कार्य संस्कृति, कार्यशैली, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य संस्कृति है वो सब जानते हैं, और वो किस तरह से उनके पास सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य सबसे पहले ये होगा अपने मंत्रिमंडल में समन्वय स्थापित करना, और उसके बाद जो बेलगाम ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर है उसको थोड़ा लगाम लगाकर जो चीज़ें चल रही है उनका इम्प्लीमेंटेशन एक समयबद्ध तरीके से एक समय के भीतर करना, ताकि ये बता सके कि हमने ये काम कर दिया है। बाकी घोषणाएं तो होती रहती हैं, घोषणाएं सरकारें करती रहती है, लेकिन समयबद्ध तरीके से अगर प्रतिबद्धता के साथ
उनको पूरा कर लिया जाए तो ये एक चुनाव में बताने के लिए उनके पास कुछ होगा। फिर भी एक ब्लूप्रिंट उनको ऐसा बनाकर लाना होगा जिसको वो एक एजेंडे के तौर पर होगा और वो बताएंगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है और चुनाव में हमें ये भी बताना है और इस सवाल का जवाब भी देना है भारतीय जनता पार्टी को कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई है कि आप 3-3 परिवर्तन कर देते हैं। ये कांग्रेस भी पूछेगी, आम आदमी पार्टी भी पूछेगी। सब लोग कह रहे हैं कि ये संवैधानिक अड़चन थी, वैधानिक अड़चन थी और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में ये ऐसा उल्लेख किया गया था तो इस वजह से ये करना पड़ा। लेकिन दूसरी भी एक बयार यहां पर बह रही है, विरोधी दलों का कहना है कि परफॉर्म नहीं कर पाने की वजह से तीरथ रावत को हटाना पड़ा। तो ये उनके निर्णय पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है जो मुख्यमंत्री बिल्कुल अजीत करते हैं। अजीत, एक अहम सवाल और मैं आपसे यहां जानना चाहूंगा क्योंकि पूरा उत्तराखंड ही जानना चाहेगा। देखिए, जिस सीट से ये विधायक हैं, एक तरह से सुदूर की सीट ही उसे कहा जाए सीधे तौर पर, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पुष्कर सिंह धामी की वो शख्सियत है, वो समन्वय बना लेंगे। हालांकि युवा नेता के तौर पर वो सक्सेसफुल रहे, युवा मोर्चा के 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहना ही इस बात का संकेत है। लेकिन यहां पर अजीत, अब मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं और दर्शकों को भी आप जरूर इसको बताएं कि पुष्कर सिंह धामी को केंद्र में भी कई नेताओं के साथ वो रहे, उनके संबंध हैं क्योंकि संगठन में जिस तरह से काम किया, एबीवीपी में काम किया, उसके बाद बीजेपी में आए और लखनऊ में भी उनका आना जाना काफी है। तो क्या वो मिलनसार है, सबको साथ लेकर चल पाएंगे और सामंजस्य बना लेंगे? उनका जो व्यक्तित्व है जिस तरह का, या चुनौती है? रोहित देखिए, ये चूंकि आपके पास राजनीति का, भारत की राजनीति का बहुत तजुर्बा है, बहुत बड़ा खजाना आपके पास है और आप ये भी जानते होंगे कि एक पोर्टफोलियो होल्ड करने के बाद व्यक्ति में किस तरह के बदलाव आते हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। आज की तारीख तक जब वो विधानमंडल दल के नेता चुने जा रहे थे, उससे पहले तक उनको बहुत व्यवहार कुशल, मृदुभाषी, मिलनसार और तमाम जो गुण एक पॉलिटिशियन में होने चाहिए, जनता की बातें सुनना, तमाम टेलीफोन सुनना, अधिकारियों से बात करना, क्षेत्र की समस्या रखना और इसके अलावा प्रदेश स्तर पर भी उनका एक ऐसा दखल था कि लोग उनको फॉलो करते थे। लेकिन अब चूंकि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनका दायरा बिल्कुल दूसरी तरह का होगा और जैसा हमने अक्सर देखा है कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जब आदमी काम में बिजी होता है तो उसके जो संघर्ष के साथी होते हैं थोड़े पीछे हटते चले जाते हैं, कई बार गलतफहमी भी होती है। तो पुष्कर सिंह धामी को अपने संघर्ष के साथियों को भी साधना होगा और यहाँ पर मंत्रिमंडल और विधानमंडल दल को भी साधना होगा और जो संगठन है, जो सबसे मजबूत कड़ी है, जिसका कार्यकर्ता अपने खून पसीने की कमाई से सत्ता में पार्टी को पहुंचाता है, उसको एक्टिव करना सबसे बड़ी चुनौती पुष्कर धामी के सामने इस वक्त है। रोहित, बिल्कुल अजीत, तो बड़े बिल्कुल आपने बताया कि किस तरह की स्थिति है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखिए, पुष्कर सिंह धामी किस पृष्ठभूमि से आते हैं। जब उनके मुख्यमंत्री बनने की घोषणा हुई कि वो अगले मुख्यमंत्री होंगे, मुहर लगी, तो उस पर उनकी मां और उनकी पत्नी का क्या कहना था, ये सुनिए। पार्टी हाईकमान का, पार्टी संगठन का, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय श्री अमित शाह जी का, माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का, माननीय श्री हमारे जेपी नड्डा जी का, सभी का और समस्त पूरी हमारे क्षेत्र खटीमा की जनता का, देखते हुए जनता का, इन्होंने हमें धामी जी को यहाँ से 2 बार का विधायक बनाया और उनकी योग्यता को देखते हुए आज पार्टी संगठन ने, पार्टी हाईकमान ने उन्हें ये दायित्व सौंपा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, दुख हो रहा है, उसके पिताजी ने नहीं देखी है, वो भी देखना चाहते थे। वो भी देखना चाहते थे, तो कितना मतलब खुशी भी हो रही है, दुख भी हो रहा है? याद आ रही है, तो खुशी हुई है जी की याद आ रही है। तो मुख्यमंत्री बन गए धामी जी, तो क्या क्षेत्र का विकास भी होगा? तो किस तरीके से देख रहे हैं? पूछ लीजिए आप, हाथ से हाथ। तो बिल्कुल पुष्कर सिंह धामी की मां को आपने सुना, उनकी पत्नी को आपने सुना, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और उन्होंने भी अपनी सियासत में संघर्ष किया होगा। लेकिन उनकी मां के जो आंसू थे वो साफ बता रहे थे कि उनकी मां ने कितना संघर्ष किया होगा। तो बहरहाल अजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के, पूरे समीकरणों को बताने के लिए। और शपथ तक, विजय तिलक तक हम पूरी कवरेज लगातार सबसे बड़ी उत्तराखंड की दिखाते रहेंगे। अजीत कल भी दर्शकों को बताएंगे एक एक हाल। आपका शुक्रिया। तो बहरहाल विजय तिलक में आज इतना ही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनाव से, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव कोई भी हो, पंचायत से लेकर विधानसभा तक, पंचायत से लेकर लोकसभा तक, हर चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज एबीपी गंगा पर, सबसे विश्वसनीय खबर एबीपी गंगा पर हम आपको दिखाएंगे। डंके की चोट पर सच दिखाएंगे, जो होगा वही दिखाएंगे।
ये मेरा आपसे वादा है और एबीपी गंगा अपने इस वादे को निभाएगा। और हम ये कहना चाहेंगे कि चुनाव की अगर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में खबर की बात आती है तो उसका मतलब सिर्फ एबीपी गंगा है। तो आज हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। इजाजत, नमस्कार।